हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। बच्चों, कल की क्लास में हमने बात की थी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर शो करता है तो उसे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो पोल या दो ध्रुव जो कि बराबर हैं और विपरीत होते हैं तथा एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार का सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में कि ध्रुव पर उपस्थित किसी पोल पर उपस्थित आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसको वेक्टर p या म्यू से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक कूलॉम मीटर होता है या इसकी अदर यूनिट डीवाई होती है। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल या थ्योरी के बारे में जिसको हम वेस्पर थ्योरी के नाम से जानते हैं। VSEPRT, वेस्पर, जहाँ पे इसका मतलब है V फॉर वैलेंसी, S फॉर सेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर, R फॉर रिपल्सन, T फॉर थ्योरी। अर्थात संयोजकता, कोश, इलेक्ट्रॉन, युग्म, प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे हम वेस्पर थ्योरी के नाम से जानते हैं या इसको हम बोलते हैं VSEPRT। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम इससे पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि लुईस कंसेप्ट के आधार पर अणु की संरचना को समझाना बहुत हद तक संभव नहीं हो पाया। कल हमने बात की थी फजान्स लॉ के बारे में। फजान्स लॉ की आवश्यकता तब पड़ी क्योंकि जब हमें ये मालूम हुआ कि कोई भी कंपाउंड कंप्लीट रूप से ना तो कोवेलेंट होता है और ना ही कंप्लीट रूप से आयनिक होता है। कोई भी कंपाउंड जो उसके बीच जो बॉन्ड बनते हैं वो पार्शियल कोवेलेंट होते हैं और पार्शियल आयनिक होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसके बाद वेस्पर जो थ्योरी आई वह सहसंयोजी आकृति को समझने में। सहसंयोजी आकृति आप जानते हैं, जैसे Cl2H2, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इस प्रकार की जो शेप कहलाएंगी वो कोवेलेंट शेप कहलाएंगी। एक सरल कार्यविधि उपलब्ध कराता है। यह विधि सर्वप्रथम 1940 में सिज्विक तथा पावल ने परमाणु के संयोजित कोश आप जानते हैं, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण, उनके बीच उन्होंने इंटरैक्शन को देखा। अब देखिए स्टूडेंट, प्रतिकर्षण कब होता है? जब दो समान प्रकार के आवेश या आयन एक दूसरे के बीच जो उनके बीच जो फोर्स कार्य करता है या इंटरैक्शन जब होती है तभी रिपल्सन होता है। फॉर एग्जाम्पल Cl2 है तो Cl एक ही प्रकार का है, या H2 है HH एक ही प्रकार का है, तो इनके बीच रिपल्सन कार्य करेगा। इस विधि को नाइहोम और गिलोर्सर्स ने 1957 में और अधिक विकसित किया। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ फंडामेंटल्स कंसेप्ट के बारे में जो वेस्पर थ्योरी के संबंध में दिए गए। इसकी क्या क्या मूलभूत अवधारणाएं रही हैं। पहला, ये अणु की आकृति, हमने कल भी बात की थी आकृति। इससे पहले हम वाटर की आकृति पढ़ चुके हैं H2O की, कि O इसमें सेंट्रल एटम होता है और HH इसके बीच 105 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। उसी प्रकार हमने कल ओजोन की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। केंद्रीय परमाणु के आसपास, केंद्रीय परमाणु यानी यहाँ पे कौन है केंद्रीय परमाणु? ऑक्सीजन है, के आसपास उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्मों जो संयोजित या असंयोजित की संख्या पर निर्भर करती है, इन्हीं की संख्या पर निर्भर करती है, तभी ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। संयोजकता कोश में, अंतिम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर ऋणात्मक आवेश होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जिंग पार्टिकल होता है। फिर बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में यानी कि स्पेस में
उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें प्रतिकर्षण कम से कम और रिपल शो कर सके। इस स्थिति में उनके मध्य अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। आगे बात करते हैं। संयोजकता कोष को एक गोले के रूप में माना जाता है। जो बैलेंसी सेल होता है उसको एक स्फेरिकल फॉर्म के रूप में लिया जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म गोलीय सतह पर एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर स्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म को मैंने आपको बताया था इस प्रकार, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, बहुआबंध मल्टी बॉन्ड को एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा इस बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। एकल का मतलब लॉन पेयर से ही होता है। यदि अणु को 2 या अधिक अनुनाद संरचनाओं, कल भी बात की थी हमने, जैसे ओजोन की स्ट्रक्चर देखी थी, ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ओ सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे 148 और 121 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ थी। अनुनाद संरचनाओं द्वारा दर्शाया जा सके तो इस स्थिति में वेस्पर मॉडल ऐसी प्रत्येक संरचना पर लागू होता है। यानी कि कहाँ पर लागू होगा? जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएंगी 2 या 2 से अधिक। वेस्पर थ्योरी की सहायता से अणुओं की ज्यामितीय आकृतियों, उनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है, का पूर्वानुमान लगाने के लिए अणुओं को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं होता है। पहला तो हम बिना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर उनकी जियोमेट्रिकल शेप को बताएंगे। दूसरा हम बताएंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर यानी कि सेंट्रल एटम पर एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, यदि मैं यहाँ पर HgCl2 की स्ट्रक्चर देखो, मरकरी डाइक्लोराइड की, तो HgCl, तो इस पर आप देख रहे हैं ये इसका सेंट्रल एटम है, तो इस पर किसी भी प्रकार का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इनकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरी हम बात करेंगे जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ओजोन की स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, एक ये है 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने होंगे? 2 लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 4 2 6 2 8 हो जाएंगे। यहाँ पर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 4 6 8 यानी कि 6 हो जाएंगे, तो 6 2 8। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम वेस्पर थ्योरी के आधार पर ऐसे मॉलिक्यूल को क्लासिफाइड करने वाले हैं जिनके सेंट्रल मेटल पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, और जिनके सेंट्रल मेटल पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसी प्रकार के मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं जिनके सेंट्रल एटम पर किसी भी प्रकार का लोन पेयर नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से एक टेबल बनाई गई है एकाकी युग्म रहित यानी कि लॉन पेयरलेस सेंट्रल एटम युक्त अणुओं की ज्योमेट्रिकल शेप। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था कैसी है, उसकी आणविक ज्यामिति कैसी है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और फिर एग्जाम्पल। सबसे पहले हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हो, एक इधर, बीच में सेंट्रल एटम है ए पर किसी भी प्रकार का लोन पेयर नहीं है, तो इसकी स्ट्रक्चर रेखीय होती है। 180 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल होता है। ये किस प्रकार का? AB2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा, तो ABB, और इसकी स्ट्रक्चर होती है लीनियर। इसका एग्जाम्पल BCl2 हो सकता है, क्योंकि आप सेंट्रल मेटल ए की जगह पे बी लिख सकते हो और 2 बी की जगह पे आप Cl लिख सकते हो, BeCl2 बन सकता है या HgCl2 बन सकता है। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 3 हो, तो 3 हो तो AB3 टाइप का बनेगा, ए सेंट्रल एटम, यहाँ पे इस बी पे लोन पेयर, इस बी पे लोन पेयर, और इस बी पे भी लोन पेयर, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल बनता है इस और इसके बीच 120 डिग्री का, तो AB3 टाइप BF3
अमोनिया की स्ट्रक्चर ऐसी हो सकती है। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का होता है, त्रिकोणीय पिरामिडी। आगे बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 4 होगी तो AB4 टाइप का बनाएगा, यानी कि A सेंट्रल में, बाकी इस प्रकार से 4 B जुड़े होंगे। यानी कि हम जानते हैं इस B को हम लोन पेयर से भी दिखा सकते हैं, केवल सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं AB4 टाइप, तो ये मेथेन की स्ट्रक्चर हो सकती है, अमोनियम आयन इसका उदाहरण हो सकता है। उसी प्रकार से अब 5 हो जाए तो AB5 बनेगा, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका एग्जाम्पल होगा। उसी प्रकार AB6 टाइप की सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसकी स्ट्रक्चर होगी, इसका एग्जाम्पल होगा। और जहाँ पे 6 है तो 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल से होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल, यानी कि S सेंट्रल में लिख दो और इस पे 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। तो ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है। फिर बात करने वाले हैं हम, जिनके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। केंद्रीय परमाणु पर एक या एक से अधिक लोन पेयर होंगे, जैसे AB2E टाइप। तो आबंदी युग्मों की संख्या 2, आबंदी मतलब 2 बॉन्ड वाले होंगे, और एकाकी युग्म जिसपे लोन पेयर केवल 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे लोन पेयर 1 है, बाकी B2 ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को बता रहे हैं, और ए क्या बताएगा, सेंट्रल मेटल को। अब देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार के कंपाउंड की 2 प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। एक तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसकी मुड़ी हुई है, लेकिन जो इसकी डिस्टर्ब्ड स्ट्रक्चर है वो त्रिकोणीय समतलीय है, इस प्रकार की आकृति को प्राप्त कर लेता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके सल्फर डाइऑक्साइड, इसका उदाहरण हो सकता है, और इसका एक और उदाहरण है ओजोन, O3 जो मैंने आपको कल बताया था। उसी प्रकार AB3 का मतलब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और 3 आबंदी युग्मों की संख्या होगी। तो आप इस प्रकार से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, बाकी B3 जुड़े हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि इस पे कुल कितने हैं, 1 2 3 4, चतुष्फलकीय संरचना है, लेकिन ये डिस्टर्ब्ड फॉर्म में है इसकी। लेकिन जो इसकी रियल संरचना होगी वो ट्राइगोनल होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, जैसे अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है NH3 की। देखो स्टूडेंट, अमोनिया की बात करें तो इस प्रकार से H जुड़े होंगे, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल है। लेकिन जब इस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अब 4 फलक हो गए इसके, 1 2 3 और 4। उसी प्रकार AB3 टाइप की बात करें, AB3E की बात करें, ये पढ़ लिया हमने। AB2E2 मतलब 2 आबंदी हैं जो B2 बता रहा है, और E2 मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर भी चतुष्फलकीय होगी, क्योंकि इस पे भी 2 B2 हैं, 2 लोन पेयर हैं। और वाटर की स्ट्रक्चर इसकी रियल स्ट्रक्चर होती है, और ये संरचना जो इसकी वास्तविक संरचना है वो मुड़ी हुई होगी। फिर बात करते हैं AB4E टाइप की। AB4 का मतलब है कि 4 आबंदी युग्म होंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। अब इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी पेंटागोनल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मेन संरचना इस प्रकार की संरचना, लेकिन डेकुली संरचना होगी इसकी। SF4 टेट्राहेड्रल संरचना, मुख्य संरचना इसकी टेट्राहेड्रल होगी। उसी प्रकार AB32 मतलब 3 क्या है, आबंदी युग्म है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 3 2 5 हो गए, यानी कि स्क्वायर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएगा ये भी। और टी आकृति ये देख रहे हो स्टूडेंट, इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये टी बना रहा है, जहाँ पे इसका सेंट्रल एटम A है, बाकी इस पे 3 B जुड़े हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, जैसे ClF3 की स्ट्रक्चर होती है, उदाहरण इसका। उसी प्रकार 2 और उदाहरण हैं इनके, AB3E टाइप, AB5E टाइप का। AB5E मतलब कि 6 हो गए इसमें। अब तो
5 इसमें क्या हो गया, आबंदी युग्म, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 5 ए बी 5, ए सेंट्रल पे है, इस पे B5 जुड़े होंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जुड़ा होगा। वर्ग पिरामिड स्क्वायर प्लेनर BrF5 इसकी स्ट्रक्चर होती है। BrF5 मतलब कि ब्रोमीन है, इस पे 5 F जुड़े होंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा। ई का मतलब है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। AB4E2 टाइप यानी कि 4 और 2 6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, यानी कि इसकी डिस्टर्ब्ड स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन मेन क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। अब इसको हम बनाते हैं, ए है, इस पे 4 बी जुड़े हुए हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। E2 का मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इस प्रकार से जोड़ सकते हो, एक इधर जिस प्रकार से यहाँ जुड़ा हुआ है, एक इधर और 4 B2 जुड़े हुए, B4 जुड़े हुए हैं, तो वर्ग समतली जीनॉन टेट्राफ्लोराइड इसकी स्ट्रक्चर होगी। वो कैसे कि जीनॉन क्या है, इसमें एक्सी का मतलब जीनॉन है, जीनॉन सेंट्रल में है, 4 फ्लोरीन जुड़े हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E2 का मतलब है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि वेस्पर थ्योरी किसको समझने में सहायता करती है। पहला, जिनके सेंट्रल एटम पर किसी भी प्रकार का लोन पेयर नहीं होता है, और दूसरी उन ज्योमेट्रिकल शेप को दर्शाती है जिनके सेंट्रल मेटल पर 2 या 2 से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कल हम बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में। थैंक यू वेरी मच।